नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी शोध लेकर। ये कहानी मैंने 21 जून 2003 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी शोध। रात 9 बजे होंगे। पार्टी अब जमने लगी थी। होटल ताज कंटिनेंटल के जगमगाते सेंट्रल हॉल में प्रबुद्ध लोगों की भीड़ जमा थी। प्रोफेसर, डॉक्टर, समाजशास्त्री एवं अन्य कई विद्वान पार्टी की शोभा बढ़ा रहे थे। मिस शालिनी को बधाई देने वालों का तांता लगा था। शालिनी बाहों पर कढ़ाई किए हल्के गुलाबी रंग के ब्लाउज पर गुलाबी एवं ग्रे कॉम्बिनेशन की बंधेज की साड़ी पहने थी। उसके लंबे कद पर साड़ी खूब जम रही थी। चारों ओर माणक की जड़ाई किए मोतियों के टॉप्स एवं गले में ऐसे ही पेंडेंट की माला उसके रूप की चमक को द्विगुणित कर रहे थे। तीखे नक्श, आई शेडो से चमकती पलकों के नीचे बड़ी बड़ी आंखें, तराशी भौहें एवं खिले गोरे रंग में वह किसी रूपसी से कम नहीं लग रही थी। शरीर मानो सांचे में ढला था। रूप में बुद्धि का संगम हो जाए तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। मेहमानों में कई उसकी रूप बगिया के भंवरे थे। शालिनी ने 2 माह पूर्व 26 वर्ष पूरे किए थे। इतनी कम उम्र में न सिर्फ उसने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, डिग्री प्राप्त करने के कुछ माह पश्चात समाजशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर चयनित भी हुई। उपलब्धियां अगर यूं मिलती जाए तो पार्टी लाजमी है। भेड़ पर ऊन कौन छोड़ता है। पार्टी का मुख्य आकर्षण प्रोफेसर शर्मा थे, जिनके मार्गदर्शन में उसने पीएचडी की थी। वे उसके शोध कार्य के गाइड थे। पार्टी में झुंडों में बटे लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक ग्रुप में प्रोफेसर शर्मा, मिस्टर टंडन, मिस्टर वैद एवं शालिनी खड़े थे। मिस्टर टंडन पुलिस विभाग में डीवाईएसपी एंड मिस्टर वैद स्थानीय जेल में उप अधीक्षक थे। यहाँ शोध के विषय का मंथन हो रहा था। चर्चा का आगाज मिस्टर टंडन ने किया। भाई शर्मा जी, क्या विषय चयन किया है? बलात्कार की मानसिकता। यह तो अत्यंत संवेदनशील एवं समाज उपयोगी विषय है। आप और शालिनी जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर शोध किया। आपके शोध की स्थानीय अखबारों में चर्चा भी हुई है। वे बात आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर शर्मा की ओर देख रहे थे। असली बधाई तो आप शालिनी जी को दीजिए, जिन्होंने दिन रात अथक श्रम किया। यह कहते हुए मिस्टर शर्मा शालिनी की ओर देखने लगे। मैडम, आपको अलग से भी बधाई। मिस्टर टंडन ने औपचारिकता पूरी की। थैंक यू सर। वस्तुतः आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप ही के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ है, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। हल्के गुलाबी होठों के बीच सुंदर दंत पंक्ति उसके रूप को अब और निखार रही थी। मिस्टर वैद अब शालिनी से बतियाना चाहते थे। उन्होंने बात को चलते से पकड़ा। मैडम, आपके शोध के क्या निष्कर्ष हैं? इस जघन्य कृत्य के जड़ कारण क्या हैं? क्या बलात्कार के पीछे मात्र पुरुषों की विकृत मानसिकता है, अथवा उसमें स्त्री भी कहीं दोषी हैं? आज के हाईफाई जमाने में लड़कियां जिस तरह अर्धनग्न लिबास में घूमती हैं, उससे पुरुष तो भड़केंगे ही। टीवी, इंटरनेट कल्चर ने रही सही कसर पूरी कर दी है। सोशल मीडिया आग में हवा दे रहा है। यही नहीं, महत्वाकांक्षी स्त्रियां जिस तरह पुरुषों के साथ घूम रही है, वह इस तरह के अपराधों को बल ही मिलेगा।
मिस्टर वैद ने चर्चा को गर्म किया। सर, आपका प्रश्न अत्यंत गंभीर है। बलात्कार के पीछे पुरुषों की विकृत मानसिकता ही नहीं, बलात्कारी का अंधा साहस एवं सैडिज्म भी है। हर बलात्कारी विकृत, अंधा एवं यौनिक कुंठा से भरा होता है। जहां तक स्त्रियों की वेशभूषा एवं महत्वाकांक्षा की बात है, तो क्या पुरुष अर्धनग्न नहीं घूमते? क्या पुरुष महत्वाकांक्षी नहीं होते? ऐसे में क्या औरतें उनसे जाकर चिपट जाती हैं? यौनिक शुद्धा तो दोनों और बराबर है। वरन अगर वात्स्यायन के निष्कर्षों को लिया जाए तो स्त्री में यौनिक शुद्धा पुरुष से कई गुना अधिक होती है। मेरी राय में इसका मुख्य कारण पुरुषों का मेल ईगो एवं एग्रेशन है। कुंठित पुरुष स्त्रियों को जलील करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारा समाज भी पुरुष प्रधान है। हर बलात्कार में वह स्त्री का दोष ढूंढने लगता है। यही नहीं, हर वकील कोर्ट में मुवक्किल को बचाने के लिए स्त्री को दुश्चरित्र सिद्ध करने का प्रयास करता है। शालिनी की आंखें अब लाल होने लगी थी। मिस्टर वैद शालिनी के विषय विवेचन से हतप्रभ थे। अब मिस्टर टंडन शालिनी की ओर मुखातिब थे। मैडम, क्या आपको नहीं लगता इसका अहम कारण एक वर्ग विशेष की अतृप्त यौनिक कामनाएं भी हैं? चिरकुंवारे, घरों से दूर रहने वाले एवं अनेक निर्धन लोग यौनिक रूप से तृप्त नहीं होते, अतः बलात्कार जैसे अपराधों का जन्म होता है। मेरी राय में वो जमाना ठीक था जब समाज में वैश्यालय हुआ करते थे। सर, बात तो वहीं की वहीं है। वेश्यावती एवं बलात्कार में क्या फर्क है? यह तो मात्र अपराध का रूप बदलने की बात हुई। शिकार तो दोनों अवस्था में स्त्री ही है। एक वैधानिक है, दूसरा अवैधानिक। मेरी रिसर्च में बलात्कार करने वाले 70% लोग विवाहित थे। मैं नहीं समझती बलात्कार किसी वर्ग विशेष से जुड़ा है। कुत्सित मानसिकता का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, गरीबी अमीरी के आधार पर भी नहीं। अब मिस्टर वैद ने पुनः चलती बात को पकड़ा। हमारी जेलों में आने वाले 90% बलात्कारी, वरन मैं तो यह कहूंगा कि 100% गरीब होते हैं। मैंने किसी धनी व्यक्ति को इस जुर्म में आते हुए नहीं देखा। मिस्टर वैद, यह कहकर तो आप गरीब आदमी पर दोषारोपण कर रहे हैं। आपराधिक प्रति तो सभी में, यहां तक कि अनपढ़ एवं पढ़े लिखों में भी बराबर हैं। कानून अमीरों एवं पहुंच वालों का दास है। वे कानून को खरीद सकते हैं, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। गरीब अनपढ़ व्यक्ति के पास जेल जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। जितने बलात्कारी जेलों में बैठे हैं, उससे कहीं अधिक बाहर बैठे हैं। कानून का शिकंजा सिर्फ गरीबों को कसता है। मैडम, फिर ऐसे विषय पर शोध की क्या प्रासंगिकता है? आपकी शोध प्रश्नोत्तरी में तो वे लोग आए ही नहीं जो बाहर हैं। मिस्टर वैद का विषयान्वेषण अद्भुत था। आपका कहना ठीक है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि शोध की पवित्रता एवं प्रयासों पर प्रश्न लगा दिया जाए। चोर नहीं पकड़े जाते तो क्या पुलिस थानों को बंद कर दें? शालिनी बेझिझक उत्तर दे रही थी। मिस्टर वैद शालिनी के उत्तरों के आगे शिकस्त महसूस करने लगे थे। अब उन्होंने मिस्टर शर्मा की ओर मुड़ना उचित समझा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। प्रोफेसर शर्मा, हमने सुना है आजकल पीएचडी की डिग्रियां सब्जी मार्केट में मिलने वाली तरकारियों की तरह मिल रही हैं। कई जगह तो गाइड ही उसे लिख देते हैं। कुछ अन्य जगह मात्र एक यूनिवर्सिटी की शोध को कवर बदलकर दूसरी जगह पेश कर दिया जाता है। कई गुंडों, बदमाशों तक ने यह डिग्री प्राप्त कर ली है। स्त्रहीनता एवं डिग्रेडेशन इस सीमा को लांघ चुका है कि कई जगह तो शोधार्थी का स्त्रहीनता एवं डिग्रेडेशन इस सीमा को लांघ चुका है कि कई जगह तो शोधार्थी को
शोध का विषय एवं गाइड का नाम तक नहीं मालूम है। सभी अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे शोध क्या समाज को दिशा दे सकेंगे? प्रोफेसर शर्मा उत्तर देते उसके पहले ही किसी ने घोषणा की, डिनर इज रेडी। परवान चढ़े विषय अधूरे रह गए। मिस्टर वैद का अंतिम प्रश्न किसी यक्ष प्रश्न से कम नहीं था। जिन लोगों ने रक्त जलाकर दीपक की रोशनी में शोध किए, वे महामानव अब कहाँ हैं? उन्हें किसी डिग्री का प्रलोभन नहीं था। जन कल्याण ही उनका लक्ष्य था। जेनर ने चेचक के टीके की खोज की, जेम्स वॉट ने इंजन की, एडिसन ने बल्ब बनाया, फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स इजाद की। उनकी शोध कितनी पवित्र थी, उनके लक्ष्य कितने ऊंचे थे। वे एक महान श्रृंखला एवं सिद्धांत की कड़ी थे। आज का सुखी जीवन उन्हीं शोधकर्ताओं के त्याग एवं तपस्या का फल है। वर्षों देवियों की पूजा करके चेचक नहीं मिटी। चेचक मिटी तो मात्र जेनर के कर्म, परिश्रम एवं खोज से। यह अंधा एवं भयग्रस्त समाज आज भी उन्हीं देवियों की पूजा करता है। जेनर के नाम को कितने लोग जानते हैं? रात चढ़ने लगी थी। प्रबुद्ध लोगों ने पहले मन की भड़ास निकाली, फिर पेट की आग बुझाई, अब विदा ले रहे थे। शालिनी की भी अपनी एक कहानी थी। वस्तुतः इस दुनिया में हर व्यक्ति की एक कहानी होती है, उसके अपने निजी सुख दुख, उसकी अपनी एक विशिष्ट सोच होती है। कुछ लोग अपनी कहानी कह देते हैं, कुछ की प्रकट हो जाती है, कुछ अनकहे अपनी कहानियों एवं अनुभवों के साथ मर जाते हैं। इन अकथ अचिन्हित कहानियों के मर्म, वेदना एवं निष्कर्ष कही सुनी लिखी पढ़ी कहानियों से अधिक गहरे हैं। कई बार एक ही व्यक्ति के जीवन में कई कहानियां घटित होती हैं, कुछ प्रकट एवं कुछ अप्रकट होती हैं। लोगों की अप्रकट कहानियां प्रकट होने लगे तो समाज में भूचाल आ जाएगा। शालिनी ने 5 वर्ष पहले MA समाजशास्त्र विषय में उत्तीर्ण किया था। पूरी क्लास में अव्वल थी। MA करते ही वह PhD की तैयारी में जुट गई। प्रोफेसर शर्मा से वह कॉलेज के दिनों से प्रभावित थी। शोध कार्य में उसने उन्हें ही गाइड बनाया। प्राध्यापक बनना उसकी चिर संचित अभिलाषा थी। हम इस मुकाम तक पहुंचने के लिए PhD अनिवार्य थी। PhD होने के पश्चात ही उसके महत्वाकांक्षाओं की इमारत खड़ी हो सकती थी। शोध रजिस्ट्रेशन के बाद उसे अपने स्वप्न फलित होते दिखाई देने लगे थे। प्रोफेसर शर्मा 40 के पार, विवाहित, 2 बच्चों के पिता थे। जवानी अब भी उनमें हिलोरे लेती थी। उनकी नज़र गिद्ध की तरह सैकड़ों योजन दूर तक देख लेती थी। शालिनी को PhD करने के लिए उन्होंने ही उत्साहित किया था। ऐसी रूपसी युवतियों का गाइड होना क्या कम सौभाग्य की बात है। रजिस्ट्रेशन के बाद से ही शालिनी ने कमर कस ली। वह दिन रात अथक परिश्रम में डूब गई। मंजिल सामने हो, इरादों में ताकत हो तो इंसान का मार्ग कौन रोक सकता है। वह नित्य प्रोफेसर शर्मा के घर जाती, कभी प्रश्नोत्तरी बनाती तो कभी शोध प्रारूप आदि बनाने के कार्य में उलझ जाती। इस प्रश्नोत्तरी को लेकर उसे ऐसी 50 स्त्रियों से साक्षात्कार करना था जिनके साथ बलात्कार हुआ हो। यही नहीं, जेलों में जाकर कुछ बलात्कारियों से भी उसे पूछताछ करनी थी। बलात्कार की मानसिकता विषय उसी ने चुना था। प्रोफेसर शर्मा ने तो मात्र सहमति दी थी। इस विषय पर शोध कर वो समाज को बलात्कार के मूल कारणों से अवगत करवाना चाहती थी। इस विषय के चुनाव में उसके निजी कारण भी थे। इस विषय को वह कहीं गहरे से जानना चाहती थी। वर्षों पहले वह खुद भी इसका शिकार हुई थी जब उसके जीजा ने उसके साथ बलात्कार किया था।
तब वह मात्र 17 वर्ष की थी। यह बात वह न तो अपनी बहन को बता पाई एवं न ही किसी अन्य से अपनी पीड़ा बांट पाई। यह टीस दिन रात उसका रक्त चूसती रहती थी। यह घटना जब जब उसके हृदय आकाश पर मंडराती, उसका कलेजा दुख से फटने लगता। जीवन की यह दर्द भरी नज्म उसके हृदय में हलाहल भर देती। छाती में शूल उभरने लगते। यौवन दस्तक दे उसके पहले ही दामन में कांटे उलझ जाएं तो इससे बड़ी व्यथा क्या हो सकती है। बलात्कार के पश्चात उसे पुरुष समाज से घृणा हो गई थी। उसने प्रण लिया था कि वह शादी नहीं करेगी। माँ बाप परिवार के दबाव में भी वह नहीं झुकी। उसने कलेजा काट खा कर लिया। प्रश्नोत्तरी लेकर वह गांव गांव शहर शहर घूमी, कई जेलों में कार्य किया। पीड़ित स्त्रियों की दास्तां सुनकर उसका दिल दहल गया। हर वर्ग, हर उम्र की महिला इसका शिकार थी। यही नहीं, बलात्कारी भी हर वर्ग से संबंध थे। यहां तक कि एक साधु ने भी एक विवाहिता के साथ बलात्कार किया था। वह उसके पास पुत्र कामना से आशीर्वाद लेने गई थी। शालिनी जब तक प्रोफेसर शर्मा से अपॉइंटमेंट लेकर उसके घर जाती, रात दिन कार्य करती, पर प्रोफेसर शर्मा की गिद्ध दृष्टि तो उसके रूप पर थी। वह नित नए शगुफे बताता, अड़चने पैदा करता, बेवजह मीन मेख निकालता रहता, कई बार घर के काम तक उसके हवाले कर देता। शालिनी यह भी सहन कर लेती। दूसरों के पांव तले गर्दन दबी हो तो उसके तलवों को सहलाने में ही खैर है। इसी कश्मकश में 4 वर्ष बीत गए। शोध वहीं के वहीं थी। शालिनी नया गाइड लेती तो इतने वर्षों की मेहनत बेकार हो जाती। यह सांप छछूंदर वाली हालत थी। एक शाम शालिनी प्रोफेसर शर्मा के यहाँ पहुंची तो उसकी पत्नी एवं बच्चे घर पर नहीं थे। प्रोफेसर शर्मा घर में अकेले थे एवं शाम गहरी होती जा रही थी। शालिनी को उस दिन रसोई एवं घर के अन्य कार्य भी करने पड़े। ये सब बातें अब तक उसके जीवन का हिस्सा हो चुकी थी, पर शोध पूरी होने तक लहू का घूंट पीने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। हारी थकी वो प्रोफेसर शर्मा के पास आई। प्रोफेसर शर्मा आज अच्छे मूड में नजर आ रहे थे। न जाने किस शक्ति से स्फूर्त होकर उसने कहा, सर, शोध पूर्ण होने में बहुत विलंब हो गया है। अब तक तो थीसिस जमा हो जानी चाहिए थी। बेबी, थीसिस ऐसे थोड़ी जमा होती हैं। यह कहते हुए उसने शालिनी के कंधे पर हाथ रखा। देखते देखते उसके हाथ उन्मत्त होने लगे। अवसर पाते ही पापी की पाप चेष्टा जागृत हो जाती है। सांप को कितना ही दूध पिलाओ, वह डसे बिना नहीं रहता। शालिनी ने अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया। संध्या की लाडी मां को अब बेशर्म एवं बेगैरत अंधकार का दानव निगल चुका था। चंद माह बाद उसकी थीसिस जमा हो गई। अब वह डॉक्टर शालिनी थी। धन्यवाद। यही थी कहानी मित्रों।